मॉर्निंग। काफ़ी सारे पेशेंट्स ने हमको ये बताया कि हमें फ्रोज़न शोल्डर के बारे में, जो आम भाषा में फ्रोज़न शोल्डर एक पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम होता है, उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए। तो ये वीडियो में हम फ्रोज़न शोल्डर के बारे में जानकारी देंगे। फ्रोज़न शोल्डर एक आम भाषा में एक बीमारी वो होती है जिसमें कंधे की जो मांसपेशियां होती हैं, कंधे के जो स्नायु होते हैं वो जाम हो जाते हैं और आपके कंधे का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हाथ ऊपर ले जाना चाहें तो आप हाथ ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, और हाथ जब आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है, वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ में पेन का भी अनुभव करेंगे। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स बहुत ही परेशान होकर आते हैं, फ्रोज़न शोल्डर के नाम से भयभीत होकर आते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं आप सबके मन में डालना चाहूँगा कि फ्रोज़न शोल्डर जो बीमारी कही जाती है, पहली चीज़ तो वो मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। हम सबका ये उद्देश्य है कि पहले हम अपनी बीमारी को आइडेंटिफाई करें। तो आइडली अगर आपको कभी भी ये डायग्नोसिस बनाने में आता है कि फ्रोज़न शोल्डर है, तो उस डायग्नोसिस से सेटिस्फाइड ना रहें, किसी अच्छे आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन को दिखाएं और ये एसरटेन करें, ये कंफर्म करें कि जो बीमारी है वो फ्रोज़न शोल्डर ही है और कुछ तो नहीं है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कंधे के अंदर का घिसारा, जिसको शोल्डर आर्थराइटिस बोलते हैं, कंधे के अंदर के जो स्नायु फट जाते हैं, जिसको रोटेटर कफ टेयर बोलते हैं, इम्पिंजमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, एक्रोमोक्लेविकुलर आर्थराइटिस बोलते हैं, ये कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस, मतलब अंदर की जो कंधे के अंदर की स्नायु है उसके अंदर सूजन आ गई है, ये सब बीमारियां भी फ्रोज़न शोल्डर से कंफ्यूज की जाती हैं और फ्रोज़न शोल्डर मान के ट्रीट की जाती हैं, जिसके कारण जो रिजल्ट आते हैं ट्रीटमेंट के वो अच्छे नहीं रहते हैं और मरीज़ परेशान हो जाता है। तो पहली चीज़ तो जो मेरा आपको मैसेज है वो ये है कि अपनी फ्रोज़न शोल्डर को फ्रोज़न शोल्डर मान के ना बैठे, फ्रोज़न शोल्डर का निदान या तो डायग्नोसिस कराएं। उसके लिए आपको अपने क्षेत्र के किसी शोल्डर एक्सपर्ट या तो फिर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन को दिखाना रहेगा। ये पहला स्टेप है। अगर आपको उसके पश्चात फ्रोज़न शोल्डर का डायग्नोसिस बने तो चिंता ना करें, क्योंकि फ्रोज़न शोल्डर या तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जो हमारी भाषा में कहते हैं, एक ऐसी तकलीफ है जो समय के साथ साथ ठीक होती है। 90% मरीजों में ये समय के साथ ठीक होती है। इसका एक कोर्स होता है जिसमें धीरे धीरे तकलीफ बढ़ती है। पहले पेनफुल फेज होता है जिसमें कंधे में काफ़ी तेज दर्द होता है, कंधे के अंदर जैसे बोलते हैं, कई पेशेंट बोलते हैं कि चपके चलते हैं कंधे के अंदर, अंदर अंदर वाइब्रेशन आपको फील होगी इनिशियल फेज में, एक्यूट फेज में, और धीरे धीरे पेन कम हो जाता है और स्टिफनेस आ जाती है, मतलब कंधा आपका जाम हो जाता है, ये टाइट हो जाता है, जिसमें कंधे का मूवमेंट, मतलब कंधे का जो एक्टिविटी होती है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। कई पेशेंट्स में 4 महीने, कई पेशेंट्स में 6 महीने, कई पेशेंट्स में साल में ये धीमे धीमे अपनी जगह पे आके वापस कवर हो जाता है। जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी से स्टार्ट होता है और फिजियोथेरेपी पे ख़त्म होता है। अधिकतर फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स को हम फिजियोथेरेपी से आराम दे पाते हैं, परंतु कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो फ्रोज़न शोल्डर से तंग आ जाते हैं, अपनी दुखावे से और अपने मूवमेंट से डिसएबिलिटेटेड, बहुत ही परेशान महसूस करते हैं। तो उन पेशेंट्स को बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इस फील्ड में काफ़ी नए डेवलपमेंट, नए एडवांस प्रोसीजर्स शुरू हो गए हैं। जिन पेशेंट्स को फ्रोज़न शोल्डर की तकलीफ में अच्छी कसरत और अच्छी दवाइयों से आराम नहीं मिलता है, उनके लिए हम लोग एक एडवांस आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर, मतलब एक एडवांस दूरबीन की सर्जरी हम लोग करते हैं, जिसमें कंधे के अंदर दूरबीन से जाके जो स्नायु कंधे के टाइट हो जाते हैं, ये तो जो कंधे के स्नायु पेनफुल होते हैं, जिनके अंदर दुखावा होता है और जिनके कारण कंधे का मूवमेंट जाम हो जाता है। कई पेशेंट्स को रात में नींद भी नहीं आती है, कई पेशेंट्स रात में सो नहीं पाते हैं, अपने कंधे को लेकर रात भर उनको बैठा बैठा गुजारना पड़ता है। ऐसे पेशेंट्स को हम इस एडवांस दूरबीन की पद्धति से लाभ दे सकते हैं। इसको एडवांस शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी प्रोसीजर हम लोग कहते हैं। ये एक डे केयर प्रोसीजर है, एक ही दिन का प्रोसीजर है, जिसमें हम दूरबीन से कंधे के अंदर जाते हैं और जो भी स्नायु टाइट हो गई हैं उन स्नायु को
रिलीज करते हैं। इसको हमारी भाषा में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस रिलीज या तो फिर आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जो हम एक स्पेशल ब्लॉक होता है उसके अंदर में करते हैं। प्रोसीजर के इमीडिएटली बाद आप अपने कंधे का मूवमेंट करके देख सकते हैं और पेशेंट्स को फॉलो अप में काफ़ी स्मूथ रिकवरी रहती है। हल्का फुल्का दर्द रहता है और महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर में ऑलमोस्ट जो कंधा है वो पहले जैसा हो जाता है, जिसमें हम उसका फुल फंक्शन या फुल एक्टिविटीज फुल मूवमेंट असर्टेन या सुनिश्चित कर पाते हैं। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इस फ्रोजन शोल्डर के इलाज के लिए कुछ और ट्रीटमेंट्स जिस तरह की भी डिस्क्राइब हैं, जिसको हमारी भाषा में स्टेरॉइड इंजेक्शंस कहते हैं या तो मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया कहते हैं। ये थोड़े रिस्की प्रोसीजर्स हैं, खासतौर से ऐसे मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया का अर्थ ये होता है कि आपको बेहोश कर दिया जाएगा, फिर आपको कंधे को खींच के बेंड कर दिया जाएगा। ये थोड़ा रिस्की प्रोसीजर होता है और इसको करने में हड्डी टूटने का, आपके जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स कंधे में होते हैं उनको डैमेज होने का भी रिस्क रहता है। इसलिए हम प्रीडोमिनेंटली हम ये प्रोसीजर सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इस प्रोसीजर में थोड़ा रिस्क अधिक होता है। दूसरा एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन कई लोग इसमें वो करते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन आपको एक टेम्पररी रिलीफ दे सकता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन और जो दर्द है वो उसी से कंट्रोल में आ जाएगा। आपको कुछ समय के लिए आंशिक राहत वो दे सकता है, परंतु क्योंकि वो एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है आप उससे कंप्लीट इम्प्रूवमेंट की अपेक्षा ना करें। और स्पेसिफिकली जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो ये इंजेक्शंस को बहुत ही सावधानी से लें क्योंकि आगे इन्फेक्शन का और डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा भी खासतौर पे इंजेक्शन लेते हैं तो रह सकता है। मेडिकल इलनेस, कई पेशेंट से बोलते हैं कि कोई मेडिकल इलनेसेस ऐसी होती हैं जिससे फ्रोजन शोल्डर का लिंक रहता है। तो हाँ, हमारे प्रैक्टिस में हमने देखा है कि डायबिटीज़, खासतौर से अगर डायबिटीज़ अगर आपकी कंट्रोल नहीं है नंबर 1, और नंबर 2 अगर आपको थायराइड, स्पेसिफिकली हाइपोथायराइड अगर आपको है, थायराइड की तकलीफ है, तो ये दोनों तकलीफ़ों के कारण आपको ये तकलीफ फ्रोजन शोल्डर या तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस होने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो इन दोनों बीमारियों को रूल आउट करना, और अगर ये बीमारियां हैं तो इनका साथ ही साथ में फ्रोजन शोल्डर के साथ ही ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। तो अगर मैं अपनी चीज़ को समराइज़ करूं तो 3 चीज़ें। पहली चीज़, अपनी बीमारी को फ्रोजन शोल्डर मान के ना बैठें, पहले उसको डायग्नोसिस कराएं कि वो फ्रोजन शोल्डर ही है और कुछ तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी बेसलाइन ट्रीटमेंट है, अच्छे से अच्छी जगह पे अच्छे से अच्छी तरह की फिजियोथेरेपी लें। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को, काफ़ी पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी से राहत मिल जाएगी। जिन पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी से राहत नहीं मिले उन्हें बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एडवांस आर्थ्रोस्कोपी पद्धति के द्वारा इस ट्रीटमेंट का इलाज कर देते हैं। चौथी चीज़, अगर आपको डायबिटीज़ और थायराइड है तो उसका ट्रीटमेंट बराबर करते रहें। 5वीं चीज़, धैर्य ना छोड़ें। कई बार हम पेशेंट्स को देखते हैं कि वो अधीर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये तकलीफ़ सेल्फ रिजॉल्विंग और लॉन्ग टाइम है, इसलिए थोड़ा धीरज रखें। थोड़ा अगर आप धीरज रखेंगे तो हम डॉक्टर्स की मदद से आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट और अच्छे से अच्छा फास्ट रिकवरी अपने शोल्डर का लाने में सक्षम हो पाएंगे। थैंक यू।